हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड वर्क में हम आईटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग को देखेंगे, समझेंगे कि आईटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग आप कितने इजीली तरीके से फाइल कर सकते हैं। आप खुद से भी अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इन सभी केसेस में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आईटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत हमें कब होती है, कब और कैसे हम उस रिटर्न को फाइल करेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के वक्त। शुरू करते हैं। सारे इससे रिलेटेड डिटेल्स हम आप जैसे प्रोसीड करेंगे उसके थ्रू हम देखते चलेंगे। और आईटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग जो कि इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल उस रिटर्न को फाइल कर सकता है। इसमें कंडीशंस होती हैं जिसमें ये डिसीजन आपको लेना होता है कि आप सही फॉर्म सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल को प्रोसीड करें। हम हमारे केस में इस रिटर्न फाइलिंग को ये देखेंगे कि हमारे केस में कैसे ये आईटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग हमको एप्लीकेबल हुआ, और उसी के अकॉर्डिंगली आप भी अपने रिटर्न फाइल का फॉर्म सिलेक्शन सही करिए। अदरवाइज आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस सर्व हो सकता है और आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा रिटर्न को रिवाइज करने के बाद। रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो अपना देखना होगा, और इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आपको ब्रॉडली आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सोर्सेस ऑफ इनकम आपका डिसाइड हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको अपना कंप्यूटेशन जो है रेडी करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम। और इसी के साथ आपको 26AS जिसमें कि आपका टीडीएस डिडक्शन की जानकारी वो आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे, वो भी आपको देख लेना है। ये हमारे टीडीएस डिडक्शंस हैं जो कि डिडक्टर ने हमारे टीडीएस इन सेक्शंस पे है जो हमें डिडक्ट हुए हैं। और इन सब के साथ आपको लास्ट ईयर का रिटर्न भी ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपने लास्ट ईयर के रिटर्न में सोर्सेस ऑफ इनकम के थ्रू अपना रिटर्न फाइल किया था, किन सोर्सेस से। कंप्यूटेशन आपको अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ आप चाहें तो व्यू फाइल से वो रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। आप फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपना लास्ट टाइम भी हमने आईटीआर 3 ही फाइल किया था और उसका फॉर्म आपके सामने है। एज बिकॉज कि ये इसमें पेजेस नंबर ऑफ वर्किंग ज़्यादा रहते हैं, डिटेल्स ज़्यादा रहती हैं, तो ये हमको इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को सर्च करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पूरे पेज में आपको अपने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को देखना है। इसमें कि आपको टोटल इनकम की जानकारी कि किन किन हेड से आपने लास्ट टाइम जो रिटर्न फाइल किया था आपका, हमने जिस लास्ट टाइम सैलरी बिजनेस इनकम डिक्लेयर किया हुआ है अलॉन्ग विद सम ऑफ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये सभी जानकारी के साथ हमारा अदर सोर्स इनकम भी है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स अगर रहने दें, उसको छोड़ के तो हमारे पास ये सभी सोर्सेस ऑफ इनकम जो है यहाँ पे हमको डिक्लेयर किए हैं लास्ट टाइम, और हमने ये पूरी जानकारी जो है आपके डिडक्शंस के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम एज बिकॉज कि हमारा बिजनेस इनकम के साथ कैपिटल गेन इनकम हमारा को एप्लीकेबल हो रहा था, इसलिए हमने आईटीआर 3 को फाइल किया है। आईटीआर 1 जो कि सैलरीड पर्सन, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए होता है। आईटीआर 2 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन। आईटीआर 4 फॉर द प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। और आईटीआर 3 जो कि ओवरऑल सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। Everyone can file the ITR 3 individual who have the income related to any sources of income. इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको अपना आईटीआर 3 में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो तीनों बेसिक डिटेल्स होती जो कि हमने
26AS अलॉन्ग विथ AIS एंड लास्ट ईयर का जो रिटर्न है हमने उसको देख लिया है। इसके साथ ही आपको इनकम डिक्लेरेशन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो एज़ पर AIS हमको अभी सैलरी का सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ ITR 3 में सैलरी के सेक्शन को जो है अनटिक कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लॉस है या रेंटल इनकम अगर आपको रिसीव हुआ है तो ये सिलेक्शन करना है। हमारे केस में हमको कोई रेंटल इनकम रिसीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ AIS पे ही सभी चीज़ों को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अगर आपके बैंक अकाउंट में भी अगर आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है तो अकॉर्डिंगली ही आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम कंप्यूटेशन रेडी करना होगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पेमेंट की जानकारी आपके 26AS और AIS में नहीं होती है, तो ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा यहाँ पे कि आपको कैसे वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस या डिक्लेरेशन देना है। यानी कैपिटल गेन में हम देख सकते हैं हमारे AIS में हमारे सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स की जानकारी हमें दिख रही है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन कैपिटल गेन का किया हुआ है। अगर वो उस प्रकार के सेक्शन में है, अगर 112A के सेक्शन में एप्लीकेबल हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दें। वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड अदर, उसमें डिजिटल एसेट में अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो वहाँ पे सिलेक्शन करना है आपको। अलॉन्ग विथ क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम आपकी इनकम में क्लब की जा रही है, लाइकवाइज माइनर, चाइल्ड एंड स्पाउस की इनकम, तो आपको सिलेक्शन करना है, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दें। स्पेशल टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंगली कुछ इनकम पे टैक्स है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है, इनकम अगर आपको पार्टनरशिप फर्म के थ्रू रिसीव हो रही है तो आपको यहाँ इनकम डिक्लेयर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर पर्सन किसी फर्म में पार्टनर है तो उसको ITR 3 रिटर्न ही फाइल करना होगा जब वो अपना इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करने होंगे। तो इसके अलावा एग्जम्प्ट इनकम, लाइकवाइज आपका एग्रीकल्चर एंड अदर एग्जम्प्टेड इनकम, पास थ्रू इनकम, अलॉन्ग विथ आउटसाइड इंडिया जो आपको इनकम रिसीव होता है या जो टैक्स रिलीफ अकॉर्डिंगली लॉ आपको मिलना है वो देख सकते हैं। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो टैक्स रिलीफ है डबल टैक्सेशन इनकम को इग्नोर करने के लिए अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। बिजनेस में नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ITR 3 का। इफ़ इंडिविजुअल इज डूइंग बिजनेस तो उसको ITR 3 ITR 4 फाइल करना है। अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में आ रहा है तो ITR 4 को जा सकता है। ITR 3 में भी प्रिजम्पटिव एंड ऑडिट दोनों केस को यहाँ वो टैक्स ऑडिट केस को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट हो जाता है जब आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं तो। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम, बिजनेस की अदर रिलेटेड डिटेल्स, बिजनेस से रिलेटेड, क्वांटिटी की डिटेल्स आपको देनी होगी, स्टॉक से रिलेटेड जब आप स्टॉक टैक्स ऑडिट के दायरे में आएंगे अंडर सेक्शन 44AB। साइंटिफिक रिसर्च अगर आपने एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी जानकारी देनी होगी, ICDS की जानकारी, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स एंड प्रॉफिट की जानकारी देनी होती, और अगर पर्सन के पास GST नंबर होल्ड है तो उसको इसकी जानकारी देनी होगी जो कि हमारे इसमें हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है GST टर्नओवर। इसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी GST की जानकारी आपको क्रॉस चेक करना होता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो खासकर ऑडिट के केस में तो वो आपको देखना होगा। अलॉन्ग विद डिडक्शंस जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, अगर न्यू टैक्स रिजाइम में है एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम में, जैसा भी आपका सिलेक्शन है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शंस अलाउड है तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेस की जानकारी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो कि सिस्टम जनरेटेड ऑटो कैलकुलेट होता है, जैसा आप सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली जो आप आप डिटेल्स देंगे तो। अलॉन्ग विथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस वो मैंडेटरी है, वो अकॉर्डिंगली पोर्टल खुद ब खुद आपके टैक्सेस को कंप्यूट करेगा। टैक्स पेमेंट की जानकारी जो आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स खुद से पोर्टल पे किया है, अलॉन्ग विथ टैक्स डिडक्शन की जानकारी जो कि 26AS में आपको यहाँ पे शो हो रहा था, और जो कि उसकी जानकारी भी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। कभी कभी इस पोर्टल में समस्या आती है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उससे सही कर पाएंगे। ट्वेंटी 26AS में कभी कभी ये परेशानियां आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे लॉग आउट की समस्या होती है।
ठीक है। और इसके साथ ही टैक्स पेमेंट, टैक्स कलेक्टेड, TCS अगर आपसे कलेक्ट हुआ है उसकी जानकारी, एंड ESOP की जानकारी अगर आपसे रिलेटेड है तो, एंड अदर्स में आपको लॉसेस, अगर आपको करंट ईयर लॉसेस एडजस्ट होने हैं, आपके लास्ट ईयर फाइल के रिटर्न के कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसको आप इस ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो इस ईयर जो लॉसेस आपके रह गए हैं आप नेक्स्ट ईयर उसको आप कैरी करा जा सकता है एज पर रूल। इसके अलावा मैट क्रेडिट, अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट की जानकारी, फॉरेन असेट्स की जानकारी, एंड शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिनका टोटल इनकम 50 लाख से अबव होता है उनको अपने शेड्यूल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी होती है मैंडेटरी तौर पे। यहाँ पे आगे बढ़ने के साथ क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं या क्वेश्चंस को ले सकते हैं, जिसमें जो रिलेटेड आपसे होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे शुरुआत आप जनरल इन्फॉर्मेशन से करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में बहुत सी जानकारियाँ ऑटो पॉपुलेट होती है, जिसमें कि नेम, कॉन्टैक्ट अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइलिंग सेक्शन एंड ऑडिट इन्फॉर्मेशन की जानकारी जो है आपको यहाँ देनी होती है, जिसमें कि आप सेक्शन बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, रिवाइज करने पे ये एप्लीकेबल हो जाता है, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले के टाइम पे ये आपको एप्लीकेबल हो जाता है, एंड मॉडिफाई रिटर्न के टाइम पे ये। तो हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो हमारा सेक्शन एप्लीकेबल है। नोटिस अगर आपको सर्व हुआ है और उससे रिलेटेड कंप्लायंस आप कर रहे हैं तो आपको ये एक्टिव करना होगा यहाँ पे, और उसको उसके नोटिस से रिलेटेड जो भी जिस सेक्शन में भी आपको नोटिस सर्व हुआ है उसके रिसिप्ट की जानकारी और उसकी जानकारी देने के साथ ही आपको ये आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको डिसेबल रखना है। न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजाइम का सिलेक्शन, यहाँ पे इफ़ यू वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजाइम तो आपको यस करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में ही रहना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो नो करना होगा। तो हम न्यू टैक्स रेजाइम में ही मूव करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद द रेसिडेंशियल स्टेटस, कि आप रेसिडेंट हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, एंड रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। हमारे केस में हम रेसिडेंट हैं, एज बिकॉज वी वर इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग देन प्रीवियस ईयर। और भी आपसे रिलेटेड फील्ड है, जिस भी कंडीशन के थ्रू आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट में काउंट हो रहे हैं आपको सिलेक्शन करना होगा। अलॉन्ग विथ द क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन, ये इन केस ऑफ रेसिडेंट के सेक्शन में अगर आपको ये बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 115H तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज इसको नो। पुर्तगीज सिविल कोड अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो यस एंड नो का सिलेक्शन रहेगा। वेदर द SEC हैज़ अ यूनिट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एंड ड्राइव्स इनकम सोनली एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप एप्लीकेबल हो रहे हैं तो यस और नो का सिलेक्शन। FPI पे सिलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव SEC से रिलेटेड सिलेक्शन, डायरेक्टरशिप से रिलेटेड सिलेक्शन रहेगा आपको, कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन होल्ड करते हैं तो हाँ नेम ऑफ कंपनी एंड डोमेस्टिक, फॉरेन, लिस्टेड, अनलिस्टेड की जानकारी। इसके अलावा आप फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो आपको जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ फर्म, पैन ऑफ द फर्म, एवरीथिंग। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपने होल्ड किया है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होती है, अदरवाइज इस फील्ड को आप नो कर सकते हैं। ऑडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आपको सभी ऑडिट से रिलेटेड जानकारी, अगर आप मेंटेन अकाउंट्स कर रहे हैं और आप उसमें लायबल हो रहे हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज नो। प्रिजम्पटिव इनकम के केस में आप इसको नो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द SEC डिक्लेयरिंग इनकम अंडर दिस सेक्शंस, प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन, तो यस नो का सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम इसको क्लेम करने वाले हैं। आर यू लायबल फॉर ऑडिट, प्रिजम्पटिव में है तो हम ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, एंड देन जो भी लायबिलिटी नहीं बन रही है आपको यस नो का सिलेक्शन करना है। बैंक डिटेल में ध्यान रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड होना चाहिए, वो आप अपने बैंक के कॉलम में जाके वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी जानकारी फिलअप होने के बाद यहाँ जो भी चीज़ें नहीं हुई होगी आपको फिलअप आगे किए बिना पढ़ने नहीं देगा। तो इन सब के साथ ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज कवर कर लिए हैं और उसके साथ ही आपको कन्फर्म का ऑप्शन आपको शो करेगा। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस की जानकारी आपको देनी है, आपके बिजनेस से के बारे में।
इसके साथ ही बिजनेस से रिलेटेड जानकारी है तो आपको जीएसटी टर्नओवर एंड बिजनेस रिसिप्ट्स पे आपको एआईएस टीआईएस के थ्रू आपको ये जानकारी ज़रूर अपनी देख लेनी चाहिए। यहाँ पे हम जीएसटी से रिलेटेड हमारी जो जानकारी है उसको देख लेंगे और इस बात को इंश्योर करिए कि जो जीएसटी में रिपोर्ट्स आपको यहाँ शो हो रहा है क्या वही जीएसटी के पोर्टल पे भी सेम अमाउंट जो है डिक्लेयर हुआ है या सेम अमाउंट जो मैचिंग है या नहीं है वो ज़रूर देख लें आप। अदरवाइज़ कभी कभी ये सामना करने को आता है जिसमें कि हम जब डिटेल्स को चेक करते हैं तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं जून 23 का क्वार्टर, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 24 का क्वार्टर आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये सभी डिटेल्स नहीं है क्वार्टर वाइज या अगर आपकी मंथली रिटर्न फाइलिंग है जीएसटी में तो इस बात को इंश्योर करिए कि सभी डिटेल्स दिख रही है कि नहीं। अगर प्रॉपर इनकम टैक्स पोर्टल पे जानकारी प्रॉपर नहीं है आपको जीएसटी पोर्टल से इंश्योर ज़रूर कर लेना चाहिए आपके जीएसटी की जानकारी। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा लास्ट टाइम हमने फाइल किया था उसी से कुछ डिटेल्स फेच ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। नहीं होते हैं तो आपको ऐड करना होगा और ऐड करके आपको अपने बिजनेस के कोड को सेलेक्ट करना है। ये तभी करना है अदर देन दोज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर दिस सेक्शन। अगर इसके अलावा इस सेक्शन के अलावा अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तभी आपको ये नेचर ऑफ बिजनेस को डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। अपने बिजनेस के बारे में ये जानकारी ये देनी है आपको। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको सिलेक्शन करना होगा। प्रोप्राइटरशिप के केस में उसका ट्रेड नेम वो जानकारी आपको देनी है। इसके साथ ही हमारा नेचर ऑफ बिजनेस का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बैलेंस शीट की जानकारी एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च एज ऑन डेट क्लोजर ऑफ बिजनेस एज एप्लीकेबल फॉर द प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। फिल द आइटम 1 to 5 in case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं जो कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के डिटेल्स में हमने सबमिट किया था वहाँ अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी ये देनी होगी सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की। और आपसे रिलेटेड आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो नो अकाउंट के केस में जो कि आप प्रिजम्पटिव इनकम 44 एडीए एई ये सारे डिटेल्स अगर आपने वो सिलेक्शन किया जिसमें रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको यहाँ पे नो अकाउंट केस के डिटेल्स को सबमिट करना है। सो हमारे केस में आपके पास डेटर्स की जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए, उसके साथ ही क्रेडिटर्स की जानकारी भी आपके पास अवेलेबल होना है। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड की जानकारी आपको देनी होगी जो कि आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। हमारे केस में हमारी सर्विसेज से हमारा कोई स्टॉक नहीं है। और कैश बैलेंस की जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। ये जानकारी हमने दिया। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपको सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की जानकारी आपको देनी होगी जिसमें कि कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये सभी की जानकारी, लोन फंड्स की जानकारी अलॉन्ग विद एडवांस की जानकारी ये सभी आपको यहाँ सबमिट करना होगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की भी जानकारी देनी होती है जहाँ जहाँ फंड्स आपने अप्लाई हुआ है जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स ये सभी की जानकारी आपको यहाँ देनी है। हमारे केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलर मेंटेन नहीं किए हैं, हमने नो अकाउंट केस को ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसके साथ ही हमारा बैलेंस शीट का ये पार्ट जो है यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज है आइटम 1 to 5 इज टू बी फिल्ड इफ यस इज सेलेक्टेड इन द फील्ड आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर दिस सेक्शन, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के शेड्यूल में हमने देखा हुआ था। अदरवाइज ऑडिट इन्फॉर्मेशन आइटम 6 इज टू बी फिल्ड इफ नो इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पे ध्यान रखना है। फिल इट आइटम्स 1 to 3 इन केस रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, अदरवाइज फिल आइटम 61 to 65 एज एप्लीकेबल। यहाँ आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है या नहीं किया है। मेंटेन किया है उसके लिए आपको अलग सेक्शन है और मेंटेन नहीं किया है आपको उसकी जानकारी जो है अलग से देनी है। तो ये सभी जानकारी
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया होगा तभी आप दे सकते हैं स्टॉक, रॉ मटेरियल की जानकारी, परचेज, डायरेक्ट वेजेस की जानकारी, एक्सपेंसेस की जानकारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में आपसे एक्सपेंडिचर होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जानकारी, इसमें डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, तो ये सभी आपसे रिलेटेड है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तभी आप ये जानकारी दे पाएंगे यहाँ पे। सो हमारे केस में ये हमको एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो हमें ये जानकारी यहाँ पे नहीं देनी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमको 61 to 65 एप्लीकेबल हो रहा है, जो कि हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते, जब आपने मेंटेन किया तब ये जानकारी आपको देना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के टाइम पे ये जानकारी मेंटेन होगा तो आपको देना होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जानकारी, सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट की पूरी जानकारी देनी होगी। इवेंचुअली सारी जानकारी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट है और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपका ऑडिट हुआ है तो केस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जानकारी दे सकते हैं एडिट करके। इसके साथ ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड जानकारी आप दे सकते हैं, जो आपके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगा एज पर योर बुक्स, वो सभी जानकारी यहाँ आपको रिफ्लेक्ट करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की जानकारी, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लॉस या लॉस डिक्लेरेशन जो भी होगा आपको एज पर बुक्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है जानकारी को। ये हम ITR 3 का ओवरऑल पूरा कंसेप्ट इसमें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हों या नहीं भी किए हों तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 फिल द आइटम्स 13 to 60 इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, अदरवाइज फिल आइटम 61 to 65। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये नंबर, ये इस नंबर को कॉल कर रहा है, ये इस नंबर को ये कहना चाह रहा है। तो इस नंबर से 13 to 60 आपको तब है जब रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं। हमारे केस में ये हमको एक भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके लिए आपको 61 to 65 के उसको देखना है। तो यहाँ पे हमारा 61 to 65 कहाँ शो हो रहा है वो आपको सर्च करना होगा। तो हमारा 61 to 65 का सिलेक्शन यहाँ 64 रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको। इसका मतलब 60 से 61 to 65 आपको यहाँ प्रिजम्पटिव इनकम में अगर आप कवर हो रहे हैं तो आपको ये जानकारी यहाँ पे देनी है। ये देखिए 61 हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये प्रिजम्पटिव इनकम को लेके आता है। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन, आप बिजनेस में सेक्शन के दायरे में आ रहे हैं, प्रोफेशन, और ये आपकी जानकारी आपको आपके 26 AS से आपको मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी नेचर ऑफ डिडक्शन हुआ है वो आपको ध्यान रखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको अपना यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन का सिलेक्शन करना है कि आप बिजनेस में कवर अप हो रहे हैं या प्रोफेशन में कवर अप हो रहे हैं। एंड इस बात को भी ध्यान रखिए कि आप EIS को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ पे हमारा बिजनेस रिसिप्ट्स जो है वो 194C सेक्शन, 194C, इसके साथ ही हमारा 194J के भी सेक्शन हमको यहाँ शो कर रहे हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम 194J इज़ फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, तो हमको ये जो तीनों रिसिप्ट्स हमको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है ये हमको लेना होगा हमारे 194J के सेक्शन, जो कि प्रोफेशन को लेके आता है। सेक्शन 44 ADA प्रिजम्पटिव इनकम, जो कि प्रोफेशन को लेके है, और ये ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक हम इस सेक्शन, इस प्रिजम्पटिव इनकम को ले सकते हैं। और आपका कैश ट्रांजैक्शन अगर ओवरऑल 5% से कम है तो आप ये लिमिट आपके लिए एक्सटेंड होकर 75 लाख तक
है आपके लिए अवेलेबल। सो हमारे केस में हमने यहाँ पे हमको ये इनकम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको ही टोटल लेते हैं हमारे प्रोफेशन वाले सेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने इन कैश मोड हमको कुछ रिसीव नहीं हुआ है और अदर मोड में भी रिसीव नहीं हुआ है। इसके साथ ही रिसिप्ट्स बताने के लिए आपको ये सेक्शंस हैं ABC। अब आपको प्रिजम्पटिव इनकम जो आपने डिक्लेयर किया है उससे इनकम को आपको यहाँ पे डेटा डालना है यहाँ पे, जो कि हमने 50% से अबव होना चाहिए एज पर द सेक्शन 44 ADA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम हमारे केस में हमको अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट हमें हमारी इनकम के तौर पे हमें हुआ, तो हमने ले लिया उसे। इसके साथ ही आपको अगर आपका बिजनेस इनकम डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ आपको ऐड करना होगा, ऐड अनदर करके भी आप कर सकते हैं। हमारे केस में चूंकि ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम जो रिटर्न फाइल किया था, जो जानकारी दिया था उसके अकॉर्डिंगली ऑटो पॉपुलेट हो रहा डेटा। अगर आपके नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप किस बिजनेस या प्रोफेशन में आप बिजनेस कोड आपका आ रहा है वो लेना है। अगर आपका बिजनेस कोड यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको अदर सिलेक्शन करके डिस्क्रिप्शन मोड में ये बताना होगा कि आपसे रिलेटेड बिजनेस किस प्रकार का है। अब इसी के साथ हम बिजनेस का हमारा डिक्लेरेशन देना होगा, क्योंकि हमारे को बिजनेस रिलेटेड रिसिप्ट्स भी हुई हैं, और यहाँ हम उसको ऐड करते हैं। यहाँ नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस जो आपको एप्लीकेबल हो रहा है। इसके साथ आपको ये हमने ऐड कर लिया, और आपका सिलेक्शन अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसे कि आप गुड्स में डील कर रहे हैं, होलसेल, रिटेल, जो भी है बिजनेस कोड आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ बैंक पेमेंट को आपको जानकारी देना है कि थ्रू बैंक पेमेंट, रिसिप्ट इन कैश या एनी अदर मोड अदर देन ANB। लाइकवाइज जो डिजिटल एसेट्स के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी जानकारी, ये नया सेक्शन ऐड हो गया है यहाँ पे जानकारी लेने के लिए, वो भी आपको देनी होगी। यहाँ पे हमारा बैंक मोड है तो हम बैंक मोड को जानकारी को ले रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमारा बिजनेस रिसिप्ट अमाउंट ये हमको रिसीव हो रहा है एंड GST टर्नओवर ये है। तो हम इस चीज़ को ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि हमारे GST के टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें कितना जो है अमाउंट ऑन GST पोर्टल हमारा टर्नओवर कितना रहा, वो ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आपको, खासकर जब GST नंबर उस इंडिविजुअल के उस पर रजिस्टर हो और वो GST के कंप्लायंस को करते हो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके ज़रूर देख लेना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के साथ ही आपको यहाँ जो अमाउंट है आपका 23-24 का, यहाँ देखिए बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल आपका ये अमाउंट डिक्लेयर हो रहा है एंड एस्टिमेटेड ये। यहाँ से आप रिलाय नहीं कर सकेंगे, तो आपको ज़रूर अपना रिटर्न फाइल का 3B रिटर्न जो है आपको देख लेना चाहिए फॉर टर्नओवर कन्फर्मेशन। ये पोर्टल की कुछ समस्याएं हैं जिसमें कि सही अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करता है टर्नओवर को रिलेटेड लेके, तो यहाँ आपको अपने रिटर्न फाइलिंग पे ही आपको ये सारी चीज़ देखनी होगी, जो कि हमारे कंप्लायंस में ये दोनों अमाउंट, हमारा सिर्फ ये अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है
अगर मैं इस पोर्टल पे चेक करूँ डैशबोर्ड के जीएसटी पोर्टल पे, तो हमारा ये सिर्फ टर्नओवर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए इस पर आप बिल्कुल रिलाय ना करें, आप ज़रूर उसके 3B एंड 1 के रिटर्न से इसको क्रॉस चेक करें, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपके मैच होने चाहिए एज़ पर जीएसटी रिकॉर्ड्स एंड एज़ पर इनकम टैक्स पोर्टल के रिकॉर्ड से ये आपका मैच होना चाहिए। हमारे केस में भी आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस रिसिप्ट्स में हमारे ये दोनों अमाउंट जो हैं, ये अमाउंट भी हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट अगर हमारे उस पर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस बात को इंश्योर करें कि जीएसटी में उसकी बुकिंग आपने क्यों नहीं किया सेल्स को, या उससे रिलेटेड नहीं था, या वट एवर द केस में भी आपको ये ज़रूर इसको समझ लेना है कि आपका जीएसटी रिकॉर्ड्स और आपका 26A AIS का रिकॉर्ड्स मैच हो, रिकनसाइल्ड हो, तभी आप इसको आगे प्रोसीड करें। सब होने के साथ ही आपको अपना इनकम डिक्लेयर फाइनल होने के बाद आपको प्रिजम्पटिव इनकम, अगर आपका बैंक मोड है तो मोर देन 6% एंड अदर देन बैंक मोड है तो 8% ऑफ टोटल अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट आपका हमारा बैंक मोड में है। यह हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हमें लेना है, जो भी इनकम आपसे रिलेटेड है, जितना भी आपके कैलकुलेशन में वो हो रहा है। ये सभी जानकारी के साथ आपको कंफर्म इसके साथ ही हमारा बिजनेस रिलेटेड जानकारी हमारी हो चुकी है। अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल इन केस ऑफ नॉट लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर अदर फिल एप्लीकेबल। ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पार्ट ऑप्शनल है इन केस नॉट लायबल फॉर ऑडिट, तो ये हमारा सिलेक्शन नहीं है क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट पे कवर नहीं हो रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे शेड्यूल बीपी की जानकारी देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो इनकम डिक्लेयर किया है उस शेड्यूल बीपी में हमारा ये इनकम काउंट हो रहा है, जो कि हमने डिक्लेयर किया है उसी के अकॉर्डिंगली ये इनकम हमको शो होगा। यहाँ पे शो होने के साथ एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि बिजनेस प्रोफेशन से आपकी इनकम जो आपने डिक्लेयर किया है। अब इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा एक को अदर सोर्स ऑफ इनकम भी रिसीव हुआ है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट्स। अब हमारा नेक्स्ट टर्न अदर सोर्स ऑफ इनकम के उसमें रहेगा। इसके साथ कैपिटल गेन इनकम भी हमें हुआ है। अदर सोर्सेस ऑफ इनकम को देख लेते हैं सबसे पहले। अदर सोर्स ऑफ इनकम में ऑटो पॉपुलेट डेटा होंगे जो कि आपके एआईएस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आएंगे। यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम जो है आपको एआईएस के रिपोर्ट, एंड जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपके सेविंग एंड डिपॉजिट के इंटरेस्ट को सम ऑफ करके यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस बात को इंश्योर करिए कि ये सभी इनकम आपसे रिलेटेड है, तभी इसको आगे प्रोसीड करना है आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम हमको सेविंग अकाउंट का ये देख सकते हैं और डिपॉजिट से, एंड आपको इनकम टैक्स रिफंड लास्ट ईयर अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसमें अगर इंटरेस्ट पार्ट आपको मिला है तो वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अगर ये ऑटो पॉपुलेट नहीं है तो आपको लास्ट ईयर में जो भी रिफंड रिसीव हुआ है उसका इंटरेस्ट पार्ट आपको यहाँ ज़रूर लेना है अपने वर्किंग के देखते हुए। डिविडेंड में एक बात का ध्यान रखिए और इंटरेस्ट में इस डेटा को ज़रूर कंफर्म करें कि आपको डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको आपकी जो भी स्टॉक P&L समरी है आपके ट्रेडिंग रिपोर्ट के थ्रू, उससे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। डिविडेंड पार्ट को जो भी ट्रेड रिपोर्ट जिस भी उसके थ्रू आप अपना मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डिविडेंड की जानकारी दी गई होती है, तो आपको डिविडेंड ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना है एक बार। अब इक्विटी डिविडेंड, जैसा कि हमें यहाँ देखने को आ रहा है कि हमको ये डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है, एंड पोर्टल पे वो अमाउंट जो है हमको
2020 का आ रहा है। इसके साथ अगर आप 26 AS को भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको डिविडेंड की समरी दी गई होती है एज़ पर सेक्शन 194। यहाँ आपको ये डिविडेंड की जानकारी दी गई है, इसको ज़रूर आप अपने रिकॉर्ड से मैच कर लें। सो हमारे केस में हमने सभी डिटेल्स को एक्सेप्ट करने के साथ ही यहाँ अदर सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी हमारी हो चुकी है। अब हमारा सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पार्ट रह गया है। हमारा बिजनेस रिसिप्ट एंड जीएसटी टर्नओवर में डेविएशन देखने को मिल रहा है, बट बिजनेस रिसिप्ट के कुछ अमाउंट जो है कि हमारे जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस रिसिप्ट्स ओवर द होल फाइनेंशियल ईयर के हों और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कभी अपना रजिस्टर किया हो और उसके बाद का टर्नओवर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हो। इन सब के साथ आपको ये ज़रूर देख लेना है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स की जानकारी जो कि एसएफटी ट्रांजेक्शन, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के थ्रू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है आपको। ये सब के साथ अब हमारा सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पार्ट रह गया है, जिसको कि है हमारे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंफॉर्मेशन सोर्स के थ्रू देखने को मिल रहा है। यहाँ हम हमारी इस जानकारी को एक्सेल फॉर्म में, CSV फॉर्म में डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं कि ये जो जानकारी है AMC नेम मीन्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था, ICICI म्यूचुअल फंड से, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी, ये सेल प्राइस और ये सेल कंसिडरेशन वैल्यू पे हमने सेल किया था, एंड दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि हमने इसको बाय किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल माइनस परचेज, यहाँ पे हमको ये शॉर्ट टर्म जो है यहाँ अर्निंग हुई है, शॉर्ट टर्म गेन हमें हो रहा है। इसके साथ इस बात को और कंफर्म रखिए कि आपकी जो रिपोर्ट्स है, जो कि हमने टैक्स पीनल समरी होती है जो कि ट्रेडर से आपको मिल सकती है, हमारे केस में हमने जीरोधा का ट्रेडिंग लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज आपको पूरी रिपोर्ट समरी मिल जाएगी, इक्विटीज से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सब का आपको सेपरेटली डिटेल आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको नेचर ऑफ बिजनेस या कैपिटल गेन के दायरे में आ रहे हैं या बिजनेस के सोर्स के दायरे में आ रहे हैं, वो ज़रूर आपको समझना है। हमारे केस में हमको इक्विटी की डील हुई है जो कि कैपिटल गेन का पार्ट होगा। यहाँ पे हमको सारी जानकारी इक्विटी पार्ट में देखने को मिल जाएगी। हमने इक्विटी पार्ट में क्या सेल परचेस किया वो सब देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपसे रिलेटेड है तो म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेंगे। FNO अगर आपसे रिलेटेड पार्ट है वहाँ देख सकते हैं। करेंसी, कमोडिटी एंड अदर डेबिट और क्रेडिट जो भी आपको चार्जेस वगैरह आपको लगे हैं, हम एक और रिपोर्ट आपको यहाँ दिखा देते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जानकारी हमको फुल ट्रेड वाइज समरी दे दी गई है फॉर दिस। वो जो भी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ इक्विटी का पार्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। इक्विटी में आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है, ये दिख रहा है। यहाँ इंट्राडे स्पेकुलेटिव रिलेटेड है जो कि आपके बिजनेस का पार्ट हो जाएगा, बिजनेस में स्पेकुलेटिव बिजनेस का पार्ट, वो भी हम आपको अभी बता देंगे कि कैसे बिजनेस के पार्ट, बिजनेस में आपको स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो कि आप शेयर ट्रेडिंग एंड अदर रिलेटेड स्पेकुलेशन वाले बिजनेस से अर्न करते हैं या लॉस, और अदर देन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो कि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे आपको अर्न हुआ। यहाँ पे आपको चार्जेस की जानकारी, किस किस ट्रेड में आपने डील किया, म्यूचुअल फंड्स अगर आपसे रिलेटेड है तो उसकी भी जानकारी आपको दिखेगी। FNO जैसे हमारे केस में FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, यहाँ पे क्वांटिटी वाइज बाय सेल वैल्यू एंड क्या आपने प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको मिला है वो आपको पूरा शो कर रहे हैं। इसी के साथ करेंसी में अगर आपने ट्रेड किया है, कमोडिटी में ट्रेड किया है, सब बिजनेस के पार्ट है। अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट एंड ओपन पोजीशंस जो आपके करंट होल्डिंग्स के अकॉर्डिंगली होंगे, वो सब आपको बैलेंसेस सब देख सकते हैं आप। इसी के साथ हम एक ट्रेड रिपोर्ट और आपको अप स्टॉक्स की रिपोर्ट में दिखा देते हैं। उनकी समरी कुछ इस प्रकार से होती है। समरी ऐसे इक्विटी यहाँ भी ऑप्शन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज़, करेंसीज, आपको सभी जानकारी होगी। समरी पार्ट में आपको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली
स्पेकुलेशन में आपकी कोई ट्रेड अगर हुई है तो वो दिखेगा यहाँ पे आपको। स्पेकुलेशन और कोई ट्रेड नहीं है तो हमारा बिजनेस इनकम का कोई पार्ट नहीं है, हमारा कैपिटल गेन का पार्ट है, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग के जो भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ टोटल समरी दे दी गई है। और इन सबको शॉर्ट एंड लॉन्ग के लास्ट में आपको ये क्रॉस समरी प्रॉफिट एंड लॉस की आफ्टर द एक्सपेंडिचर, जो भी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आप बेयर करते हैं उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। यहाँ आपको शॉर्ट और लॉन्ग की अलग अलग जानकारियाँ देनी होती है, जो कि आपको कैपिटल गेन में देनी होगी सीजी के पार्ट में, कैपिटल असेट ट्रांसफर। यहाँ हमने ITR 2 में सभी डिटेल्स को कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ITR 2 का वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि इस कैपिटल गेन में कैसे हम शॉर्ट एंड लॉन्ग की अर्निंग को डेटा यहाँ दे सकते हैं, वो देखेंगे। आज स्पेशली हम देखने वाले हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस के पार्ट को, कि हमको कैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस जिसमें FNO ट्रेड एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को काउंट करेंगे। यहाँ नो अकाउंट केस का ऑप्शन आपको आएगा और यहाँ पे आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की जानकारी जो है देनी होगी, जो कि टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि लॉसेस के टाइम पे आपको रिटर्न फाइल करना बिफोर ड्यू डेट मैंडेटरी है। आफ्टर ड्यू डेट आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, और जो भी एज पर लॉ 4 to 8 ईयर्स के मिड में आपका कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपको अकॉर्डिंगली होना चाहिए लॉस कैरी फॉरवर्ड। अदरवाइज फ्यूचर ईयर में आपको लॉसेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पास्ट ईयर का कोई लॉस है और आपने उस समय रिटर्न फाइल नहीं किया बिफोर ड्यू डेट, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का यहाँ आपसे जानकारी ली जाएगी, और यहाँ टर्नओवर की जानकारी स्पेकुलेटिव बिजनेस में निकालने का तरीका है वो आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे उस एक्टिविटी के ट्रेडिंग रिपोर्ट से टर्नओवर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम लेते हैं फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस। यहाँ आपको दिख सकता है, यहाँ आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर के टर्नओवर यहाँ पे दिए गए हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का टर्नओवर और फ्यूचर दोनों का टर्नओवर दिया गया है, और यही टर्नओवर आपको यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आपको लेना है सम करके। यहाँ पे हम हमारे केस में यहाँ पे इसको इसके साथ ही ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर की जानकारी, आपका ओवरऑल क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो आपको देना होगा यहाँ पे अकॉर्डिंगली, कि जैसा भी आपने ट्रेड किया है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपको अर्न हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। जिसके बाद ये ग्रॉस लॉस भी हो सकता है अगर आपके ट्रेड में हुआ है तो, या नो प्रॉफिट नो लॉस का भी कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे हम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी को ले रहे हैं। इसके साथ ही हमके करेंसी और हमें कमोडिटी का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी स्पेकुलेटिव बिजनेस का पार्ट है। और उस सबको देखने के साथ ही आपको यहाँ पे आपको टर्नओवर के साथ प्रॉफिट को यहाँ लेना है। प्रॉफिट को लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपका रियलाइज प्रॉफिट का पार्ट है ये ओवरऑल आपके कैलकुलेशन में यहाँ दिया हुआ है, और हमें वही रियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पे लेना है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स की जानकारी, जो आपने एक्सपेंडिचर आपका हुआ है यहाँ पे हमारे टर्नओवर, ये जो भी हमने ब्रोकरेज ये सब पे किया हुआ है, हमें इसको टोटल करके एक्सपेंडिचर हमारे केस में हमको लॉस, जैसे आप देख सकते हैं माइनस साइन हमको शो हो रहा है यहाँ पे। आपको अगर आपका लॉस हो रहा है रिलेटेड एक्टिविटी में तो आपको डिक्लेरेशन जरूर देना है। इस बात को और मैं समझा दूँ आपको कि प्रिजम्पटिव इनकम की प्रॉफिट को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर ये वाइज वर्सा होता तो हमारा एडजस्टमेंट हो सकता था। दैट इज़ अदर बिजनेस में हमको लॉस एंड स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट ये एडजस्टेबल होता है एज पर लॉ। हमारे केस में ये फ्यूचर
के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा इस लॉस को हमारे डिक्लेरेशन के बाद। और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी कवर है जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और कैपिटल के केस में जो कि हमारे पार्ट में हमने यहाँ देखा एज पर AIS हमें शॉर्ट टर्म रिलेटेड अर्निंग हो रही है, तो हमको यहाँ पे सिलेक्शन करना है 1(1)A सेक्शन का। अगर लॉन्ग टर्म में अर्निंग होती तो 1(1)2A सेक्शन का। और लैंड और बिल्डिंग में अगर आपसे रिलेटेड कैपिटल गेन में असेट आपका इनकम या लॉस हुआ है, उससे रिलेटेड इनकम लॉस है, तो आपको वही सिलेक्शन करना है। हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए चूँकि हमारा शॉर्ट टर्म अर्निंग है तो हमें वो सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे कुछ समय पोर्टल में हैंग होने की प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलरली इस पार्ट को कैपिटल गेन के टाइम पे। तो यहाँ आपको पेशेंस रख के इसको करना है। आप जल्दबाजी में इसको क्लोज करने की कोशिश ना करें, आपका डेटा यहाँ से इरेज भी हो सकता है। हमारे में STCG का पार्ट यहाँ हमको दिख रहा है। यहाँ सिलेक्शन फॉर सेक्शन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि आपके ट्रेड रिपोर्ट में भी आपको मिल सकती है। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हमारे केस में नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर की जानकारी, अगर आपने ब्रोकरेज कमीशन वगैरह जो इस पे रिलेटेड हुआ है एक्सपेंडिचर, आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट डिक्लेरेशन पार्ट जो है अंडर यूनिट एंड म्यूचुअल फंड्स वो हमने डिक्लेयर कर दिया। सो सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड हमने बिजनेस इनकम पार्ट जिसमें स्पेकुलेटिव बिजनेस, प्रिजम्पटिव इनकम बिजनेस भी देखा, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे, हमने सभी पार्ट को कवर कर लिया इनकम पार्ट। अब डेप्रिसिएशन असेट्स की जानकारी अगर आपको देनी है, जब अगर आप लायबल फॉर ऑडिट हैं तो ये सब जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म गेन में आते तो आपको इस सेक्शन के तहत जानकारी देनी होती। करेंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट्स, तो हमें करेंट ईयर में स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉसेस हुए हैं। देखते हैं कि लॉस के टाइम पे हमको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। ये खासकर ये जो तीनों कॉलम है लॉस से रिलेटेड, यहीं से हमारा ये डिसाइड होता है कि हमारे लॉसेस एडजस्ट हो रहे हैं हमारी अदर इनकम से, या प्रीवियस ईयर के रिटर्न लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, या करेंट ईयर के लॉसेस को जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब ज़रूर इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो हम करेंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट को देख रहे हैं, CYLA इन शॉर्ट में जो शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंगली दिया है। तो इसमें दिखेगा आपको कि आपके लॉसेस करंट ईयर में एडजस्ट हो रहे हैं या उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होगा। सो हमारी इनकम जो है बिजनेस इनकम वो हमें दिख रही है यहाँ पे ओवरऑल, और हमारा जो लॉस हुआ था स्पेकुलेटिव बिजनेस में वो देख सकते हैं आप, कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा हमें। तो ये करंट ईयर में हमारा लॉस जो है एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो हमारे अदर देन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में हमारा कवर एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट में इसका कोई पार्ट नहीं है। अगर फ्यूचर ईयर, अगर प्रीवियस ईयर के कोई लॉस इस साल अगर आपसे कैरी फॉरवर्ड होने हैं या इस साल एडजस्ट होने हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट में लॉसेस के हेड भी कैपिटल गेन से है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है या बिजनेस लॉस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ शो करेगा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट में।
यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज दिख रहा है, इफ़ यू हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज़ फिल शेड्यूल CFL फर्स्ट। कैरी फॉरवर्ड लॉस के शेड्यूल को पहले आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे हमारा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है हमें करने के लिए पहले आपको कंप्यूटर सेटअप और इसको ध्यान रखिए कि आपको CFL के लॉस को जो आपको टैब है उसके थ्रू आपको ज़रूर यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर पास्ट ईयर्स के कौन कौन से हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर इस ईयर या नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स में आपको करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये दोनों पार्ट आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के लॉसेस एंड इस ईयर के लॉसेस जो कि नेक्स्ट ईयर में आपको कैरी फॉरवर्ड होने हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। आपको एज असेसमेंट ईयर वाइज आपको सारी जानकारी जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे वो आपको यहाँ शो हो रहा है, जो कि 16 to 17 के बाद की वैल्यू में 0 दिख रहा है, जो कि 8 ईयर्स तक के रूल के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ हमको सब डिक्लेयर हो रहा है। दैट टोटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, यहाँ आपको ये अमाउंट जो है जो कि हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जो भी एप्लीकेबल है। यहाँ ये वैल्यू को जरूर कंफर्म कर लें आपके लॉस के टाइम। यहाँ अगर ये वैल्यू कंफर्म हो रहा है, इट मीन्स ये फ्यूचर ईयर्स में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्यूचर ईयर के टाइम भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको इसी कॉलम में वापस आना है CFL कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केस में, और यहाँ पे आपको देखना है कि वो लॉस जो आपने इस साल डिक्लेयर कर रहे हैं वो नेक्स्ट उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसका एडजस्टमेंट अगर होगा अगर लॉसेस का तो यहाँ पे वो सेट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन, आपके डिडक्शंस की जानकारी जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में देख लिया है, जो भी डिडक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइन, यहाँ आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं डिडक्शंस को लेके। स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स रेट्स की जानकारी, मेट टैक्स क्रेडिट, लायबिलिटीज, शेड्यूल लायबिलिटीज़ की जानकारी जो आपकी इनकम एक्सीड करती है 50 लाख, वहाँ आपको टोटल एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी। यहाँ हमारे केस में GST टर्नओवर की जानकारी रिपोर्ट्स हमें देनी है, एज बिकॉज हमने GST नंबर होल्ड किया है। GST नंबर आपको GST पोर्टल उससे भी मिल सकता है, और यहाँ आप जानकारी GST इनकी आपको यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ आपको GST नंबर और GST में आपका टर्नओवर, आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी है। हमारा सभी पार्ट कवर अप हो चुका है। हम यहाँ आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो कि ऑटो कैलकुलेटेड होता है एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय अस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपका, जो कि आपके कंप्यूटेशन जो आप रेडी करेंगे उसके बाद आप इसको क्रॉस चेक करें कंप्यूटेशन, जिसमें कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्सेस इनकम। टोटल हेड वाइज काउंटिंग होकर आपकी इनकम ये है। इसके साथ ही इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस के उसमें चार्ज होते हैं, तो उसको लेस करने के बाद जो भी 15, 30, 20, 10% के उसमें आ रहे हैं कैपिटल गेन में, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑटो सब सम हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन। और हमारी ये इनकम जो है एग्रीगेट इनकम और लॉसेस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये वैल्यू आपका होना चाहिए लॉस के टाइम पे, ये यहाँ पे ज़रूर दिखना चाहिए, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमारा ये पार्ट हो गया। अब हमारा टैक्स पेड का पार्ट, जिसमें हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो खुद से पे किया है एडवांस टैक्स के तौर पे, और यहाँ पे टैक्स डिडक्शन की जानकारी भी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जानकारी, जो सैलरी पे डिडक्शन हुआ है या अदर देन सैलरी या अदर केस में भी हुआ है डिडक्शन, तो यहाँ पे इस वैल्यू को ज़रूर कंफर्म करिए। यहाँ देखिए क्या समस्या देखने को मिल रही है अभी पोर्टल पे। यहाँ पे हम 26 AS में देखते हैं कि हमारा टोटल जो टैक्स डिडक्शन का
इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वो हमारे पास ये जानकारियाँ थी इतनी। तो हमारा डिडक्शन जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमारे 6 डिडक्टर्स की जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे इस बात को देखिए, हमारा टोटल टैक्स डिडक्टेड सोर्स आ रहा है ये 32,111। क्या ये वैल्यू इससे मैच हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू 31 की आ रही है। इसका मतलब आपका सभी जो टैक्स डिडक्शन है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी देखिए 1, 2, 3 एंड 4, और उसमें भी ये टैक्स 10 ऑफ द डिडक्टर की जानकारी सिर्फ शो हो रही है। और उसमें भी वैल्यू को जरूर चेक कर दीजिए कि उनकी वैल्यू 10,000, 11 एंड 10, 10,000, 11 एंड 10 ये है। ये वाली वैल्यू हमारी ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, दोनों वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसे ऐड करना होगा, ऐड अनदर। सेल्फ में अगर आप टीडीएस क्लेम करना चाह रहे हैं तो सेल्फ 10 ऑफ द डिडक्टर, आपको डिडक्टर का 10 नंबर यहाँ देना है। इसके साथ ही अगर प्रीवियस ईयर का कोई टीडीएस आपने इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है उस ईयर ना क्लेम करके, तब ये है अनक्लेम टीडीएस, अदरवाइज इसको नहीं। आप इसमें टीडीएस में ऑन हैंड में कितना क्लेम करना चाह रहे तो वो भी आपको यहाँ पे टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड इन दिस ईयर, वो हम पूरा क्लेम करना चाह रहे हैं। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस ईयर से रिलेटेड ये टीडीएस का अमाउंट नहीं है, ये फ्यूचर ईयर का डिडक्शन इस करंट ईयर में डायरेक्टर ने कर दिया है, तो यहाँ आप क्लेम को जो है कम कर सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं, जब आपको ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा अनक्लेम टीडीएस में। अदरवाइज ये आपको फुल्ली अगर क्लेम हो रहा है तो यहाँ पे आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लेम्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस पे अगर क्लेम करना चाह रहे हैं उनके पार्ट पे, क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में, अनदर केस में ऐसा होता है कि हमारा टीडीएस डिडक्शन हमारे पेन पे हुआ है और वो पार्ट अदर इनकम अदर पर्सन से भी रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे आपको पैन नंबर, आधार नंबर देने के बाद ये उनके पार्ट पे काउंट होगा। यहाँ ग्रॉस अमाउंट जो कि आपको रिसीव हुआ है, एंड हेड ऑफ इनकम आपको जरूर बताना होगा कि आपने इसने डिडक्शन को किस हेड ऑफ इनकम में लिया हुआ है। यह हमारा एक पार्ट ऐड हो चुका है। अभी हमारा एक और डिडक्शन जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि हमारा सभी डिडक्शंस हम क्लेम कर लें। अगेन द सेम प्रोसीजर वी नीड टू डू। क्लेम टीडीएस डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, ये हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है, क्लेम्ड इन ओन हैंड्स ऑल। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट जो है आपको रिसीव हुआ है, एंड आपका बिजनेस प्रोफेशन हमने क्लेम किया उसको उस हेड्स ऑफ इनकम में, अदर सोर्स है तो अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी या जो भी केस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, आपको सोर्स ऑफ इनकम भी सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। हमारा ये अमाउंट है जो कि हमारे टीडीएस डिडक्शन के अमाउंट से हम EIS में भी ये सभी इनकम को देख सकते हैं जो कि हमारा डिडक्शन हुआ है, और डिडक्शन के साथ हमें सभी अमाउंट मैच होने चाहिए जो कि हमने टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारे सभी पार्ट हो गया। टैक्स कलेक्ट हुआ है तो आपको जानकारी यहाँ देनी होगी टीसीएस में। और आपने एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में भी मैं बता दूँ आपको, जब आप कोई टैक्स आपने असेस करके खुद से पे किया है तो वहाँ आपको BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और चालान का अमाउंट यहाँ पे ऐड करना होता है जब भी आप चालान पे करेंगे। अगर आपके असेसमेंट के बाद आपका टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो आपको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के कॉलम में ये ऐड होना चाहिए, या फिर आपने एडवांस टैक्स एज पर क्वार्टर वाइज जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ आपने उसके अकॉर्डिंगली किया है तो आपको जानकारी देनी है ज़रूरी तौर पे। यहाँ हमारा सभी पार्ट हो गया है कवर। हमने अपनी इनकम पार्ट, डिडक्शन पार्ट हमारे में नहीं था, न्यू टैक्स रिजाइव हमने ऑप्ट किया था, हमने टैक्स पेड की जानकारी दे दी है जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था। अब एट लास्ट है
टैक्स ऑन टोटल इनकम, जिसमें कि जो भी आपने इनकम रिफ्लेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या टैक्स हो रहा है। हमारे केस में हमारे को टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है, एंड हेंस द टैक्स जो हमने पे किया है वो फुल्ली रिफंडेबल हो रहा है। यहाँ पे हमें प्रीव्यू रिटर्न देखना है कि हमने जो भी डिटेल्स अभी पोर्टल पे दिया है उसमें हमने कोई जानकारी क्रॉस चेक कर लें, उसमें कोई गलतियाँ है तो हमको उसको एडिट कर लेना चाहिए। इंश्योर करिए कि आप सभी जानकारी को जो आपने फीड किया है वो आपके प्रीव्यू रिटर्न में देखें। हम जनरली इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक एक जानकारी जो है वो प्रीव्यू रिटर्न में आप चेक कर लीजिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इनकम से लेके इवन एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस, सभी जानकारी को देखिए। टैक्स डिडक्शन की जानकारी को चेक करिए, टोटल इनकम के हेड वाइज जानकारी को चेक करिए कि आपने सभी डिटेल्स जो है आपने रिटर्न में जो दिया वही आपके प्रीव्यू रिटर्न में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ डिक्लेरेशन देना होगा उसके बाद आपको, एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू की ओर आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपके रिलेटेड जानकारी में जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, यहाँ हमने इंफॉर्मेशन सोर्स इन सबसे पोर्टल पे रिसीव हुआ है और आप इस इंफॉर्मेशन को चैलेंज करना चाहते हैं कि ये आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, या ये केसेस पे भी लागू होता है जब डिडक्टर ने आपका गलत डिडक्शन किया हो, शॉर्ट डिडक्शन किया हो या एक्सेस डिडक्शन कर दिया हो या आपके पेन पे गलती से आ गया हो। तो इस बात को इंश्योर करिए, और अगर जानकारी से अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन से, तो यहाँ फीडबैक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ फीडबैक दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन ऑफ ईयर, अगर आपके उस ईयर या पैन से आपसे रिलेटेड नहीं, नेक्स्ट ईयर या अदर पैन से रिलेटेड है, ये सभी फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमारे केस में हम अदर पैन ईयर को भी एक ऑप्शन लेके आपको बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। ये आपके सेल्फ पे एप्लीकेबल हो रहा था, पैन नंबर अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके किसी और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। यहाँ अमाउंट, यहाँ आप ये बता सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए कि 23-24 में डिडक्शन शो हो रहा है, लेकिन ये आपसे रिलेटेड 24-25 से है, और उस अमाउंट जो कि आपको अमाउंट जितना भी शो हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस अमाउंट में से 200 अमाउंट हमारा इस उससे रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको सबमिट कर देंगे फीडबैक को। तो ये आपके लिए ज़रूरी है करना जब आप अपने इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिए हैं और आप उससे कहीं ना कहीं आप उस वैल्यू से जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे एग्री नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये फीडबैक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। यहाँ फीडबैक देना मैंडेटरी उनके लिए है जो उस डिटेल्स से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है, कम या ज़्यादा है, तभी ये जानकारी फीडबैक देना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो फीडबैक इज़ नॉट मैंडेटरी, और रिटर्न फाइलिंग से ही आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। यहाँ प्रीव्यू के साथ आपको अपना डिटेल्स जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। सभी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप चाहे प्रॉफिट एंड अपना बैलेंस शीट वगैरह जो भी आपने बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपने किया है वो सभी पार्ट को क्रॉस चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू करिए वैलिडेट। यहाँ पे जैसे कि आप देखिए हमारे को वैलिडेटेड कंप्लीट हुआ है और 8 एरर्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयर नेम में, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट में, एंड प्लीज़ सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑफ हेड ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं जानकारियाँ कहीं ना कहीं यहाँ इन्हें गलत दिखी हैं, तो इन्होंने उसको एरर फाइंड आउट किया है। तो यहीं से आप क्लिक करके उस एरर पेज पे जा सकते हैं। यहाँ जहाँ तक जानकारी दिख रही है हमारी सैलरी से रिलेटेड, लास्ट टाइम हमारा सैलरी का सिलेक्शन था। इस ईयर हमको कोई भी सैलरी से रिलेटेड जानकारी हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट भी नहीं करेंगे। अगर हमसे सोर्स ऑफ इनकम वो हमसे रिलेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको उसको शेड्यूल से उसको अनटिक करना होगा, अदरवाइज़ वो हमें ये एरर जो है
रिजॉल्व नहीं होने दे सकते। जैसे कि यहाँ इनकम में जो है आपने शेड्यूल सैलरी सेलेक्ट किया है जो कि आपसे सैलरी से रिलेटेड नहीं है, तो हमने इसको डिसेबल कर दिया। इसके साथ ही आप एरर को, जो भी आपको एरर फाइंड आउट हुए हैं वो आप नोटेड करके उसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व करने के साथ ही आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ टैक्स पेड में कुछ और जानकारी जो हमने टीडीएस के तौर पे दिया था, उसमें हमने इनकम ऑफ़र जो हो रहे थे वो हमने सबमिट नहीं किया है कि कौन कौन से सेक्शन में जो है हमको वो शो हो रहा है। तो हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। हमारे सेक्शन 194C हमारा बिजनेस पार्ट, यहाँ पे हमारे को कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और इसके अलावा ये सेक्शन। तो हमारा एक जो सेक्शन है वो रिलेटेड टू अदर सोर्स है एंड बाकी सभी सेक्शन हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा 6-7A वाला जो सेक्शन आ रहा था वो हमारे को अदर सोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ हमको इनकम जो ऑफ़र हो रहा है वन 194 वैल्यू में भी डिफरेंस है। 18 TDS credit claimed in this year and gross amount received is 194 एंड ये इनकम जो है हमको हमारे अदर सोर्स से रिलेटेड है। मैं आपको जो एरर, जिस भी रिटर्न फाइल में आप जा रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के एरर हो सकते हैं। एरर को रिजॉल्व कैसे करना है वो ज़रूर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैसे आप उस एरर से सही कर पाएंगे। तो हमारे ये हमने इनकम यहाँ ऑफ़र कर दिया। लास्ट पे आप जाके देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे हेड ऑफ़ इनकम ऑफ़र किया है। यहाँ 3 हमारे जो डिडक्शन हुए हैं तीनों, उसमें हमारे हेड ऑफ़ इनकम ऑफ़र नहीं हुए हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ हेड ऑफ़ इनकम को आपको ऑफ़र करना होगा कि ये डिडक्शन जो हुआ है वो आपने किस हेड ऑफ़ इनकम में उसको काउंट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे ज़रूर कंफर्म कर लेना है। एरर के टाइप जितने भी होंगे आपको वहाँ पे लास्ट में जब वो एरर फाइंड आउट करेगा वहाँ ज़रूर आपको ये वहीं से आपको समझना है या वहीं से आप उस पेज पे जा सकते हैं जहाँ एरर एक्चुअली में रजिस्ट कर रहा है और आप वहीं से उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। और लास्ट है ये, इसमें कि तो हमारे टोटल 8 एरर्स जो है हमारे फाइंड आउट हुए थे हमारे इस प्रोसेस में। अभी हम उसको फिर से आगे प्रोसीड करके देखेंगे। तरीका वही है, आपको अगेन टोटल ऑफ इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम पार्ट जो है लास्ट में जो आपको मिलेगा वहीं से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसको अगेन आपको सारी चीज़ों का कंफर्मेशन, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। यही तरीका होता है इसके आगे एरर रिजॉल्व करने के बाद रिटर्न फाइल में आगे बढ़ने का। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन देख सकते हैं आप सक्सेसफुल हो गया है। वेरिफिकेशन की ओर हम मूव कर सकते हैं और यह रिटर्न फाइलिंग को कंप्लीट करने के लिए
कभी कभी इसके बाद भी आपको एरर जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इन शेड्यूल OS जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम, शेड्यूल EI the amount of dividend income mentioned it cannot be more than the dividend income reduced from the schedule BP. Kindly ensure that the dividend income mentioned in schedule OS or schedule should be equal to the dividend income reduced from the schedule BP। वो रिलेटेड होना, वो जरूर चेक कर लें। आपकी डिविडेंड इनकम का पार्ट हमारा कहीं ना कहीं एरर को एक और किया है फाइंड आउट। यहाँ अगर आप एग्री करते आते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं उस समझने के बाद, अगर आप कंफर्म हैं तो। और यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन फॉर OTP वेरिफिकेशन आप इसको आगे कर सकते हैं, जब तक आप ये श्योर नहीं हो जाते कि जो एरर है वो आपके किससे रिलेटेड हो रहा है। या यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने 2-3 बार उसको कंप्लीट किया, E-वेरीफाई लेटर और वाया ITR भी। तो आज के हमारे इस पार्ट में हमने कंप्लीट किया कि ITR 3 के उन सभी सेक्शंस को कवर अप करने का जो आपसे रिलेटेड कहीं ना कहीं है, जो कि कैपिटल गेन ट्रेडिंग एंड अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में होते हैं कवर। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। लेंदी भी रहा वीडियो, ITR 3 का वीडियो है तो मैं मान सकता हूँ ये लेंदी रहा। आप इसको थ्रू आउट द जहाँ भी आपके जो भी रिलेटेड क्यूरी है आपको फुल्ली यहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे क्यूरी। इवन आफ्टर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, हम उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, आपके रिलेटेड जो भी आप एरर आपको फाइंड आउट हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।